हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं ठीक तुम्हारे पीछे की कहानी का आगे का हिस्सा। गांव में रहते हुए मुझे एक स्वप्न ने एक दिन घेर लिया था। उस सपने में मुझे एक आदमी दिखा जिसकी शक्ल मेरे पिता से मिलती हुई थी। मैंने मेरे पिता की बहुत सी तस्वीरें देखी हैं। उन सारी तस्वीरों में वह बहुत जवान दिखते थे, पर मेरे स्वप्न में वह वृद्ध थे, पहाड़ी वृद्ध। उनके चेहरे पर खिंची आड़ी तिरछी लकीरों में मुझे पीला द्रव्य बहता हुआ दिखता। फिर उन सपनों का तारतम्य बनने लगा। वह धीरे धीरे अपनी कहानी को आगे बढ़ाने लगे। मेरे पहाड़ी पिता मुझसे गुजारिश करने लगे कि कृपया मेरे चेहरे से यह पीलापन हटा दो। मैं उनके चेहरे को छूने से डरता। बहुत करीब जाकर देखा तो उनके चेहरे की लकीरों में मुझे पीला द्रव्य बहता हुआ नजर आया। मैंने एक लकड़ी उठाई और उस द्रव को उस लकड़ी से रगड़ रगड़ कर निकालना शुरू किया। पीछे एक पीपल का पेड़ था। उसके पत्ते झड़कर अगल बगल गिर रहे थे। बहुत मध्यम हवा का पत्तों से खड़खड़ाना मैं साफ सुन सकता था। इस सरसराहट के बीच मेरे पहाड़ी पिता की कराह भी थी, और उस कराह के पीछे छिपे हुए कुछ शब्द थे जो बहुत जल्द वाक्यों में बदलते जा रहे थे। बेटा, इस पीले द्रव्य का मूल खोज। ऊपरी सफाई धोखा है। पीड़ा तेरे होने की नहीं है, पीड़ा मेरे ना होने की है। इस जगह से कहीं निकल जा, वरना अंत में वह बन जाएगा जिसके सपने तुझे डराते हैं। यह सपने मुझे कुछ साल भर आते रहे। इसकी शुरुआत सिर्फ पीपल का पेड़ था और अंत यह आखिरी वाक्य। प्लेन समय पर उतरा। मेरा गांव करीब यहाँ से 90 किलोमीटर दूर था। मैंने एक टैक्सी की और गांव की तरफ चल दिया। मैं यहाँ आखिरी बार 2 साल पहले आया था। वह मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी जो बहुत ही डरावनी थी। आज भी याद करता हूँ तो सिहर जाता हूँ। धीरे धीरे कदम कदम हमने बिखरी हुई सी चीज़ों को एकत्र किया था और उसे घर कहना शुरू किया था। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम खुश हो जाते और बिना वजह एक दूसरे से चिढ़ने लगते। तभी कुछ लोग घर आने लगे जिन्हें लेकर पहली बार मैंने डर महसूस किया। वह लोग दिन के उजाले में घर आते और माँ से हंस हंस कर बातें करते और रात के अंधेरों में खो जाते। यह वही समय था जब मुझे बार बार चाय बनानी पड़ती थी। तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। उनके काले घने लंबे बाल हैं, उनका तांबई रंग, उनका लंबा पतला शरीर। माँ ऐसी नहीं होती हैं। बाकी सबकी माएँ बूढ़ी होने की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई थकी सी दिखती थी, पर मेरी माँ एक उम्र पर रुकी हुई थी। मेरे बड़े होने के दुखों में यह दुख अपना वजन लगातार बढ़ाया जा रहा था। मैं माँ को बूढ़ा देखना चाहता था। एक रात सोते वक्त मैंने माँ से कहा था, माँ, आप बहुत खूबसूरत हो। मैं अपनी बात कहना चाहता था, पर यह सवाल के रूप में मेरे मुंह से निकला। माँ कुछ देर चुप रहीं। फिर उसने कहा, बेटा, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? मैं दंग रह गया। अचानक मुझे घबराहट होने लगी। मैं कुछ देर में पसीने पसीने हो गया। मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। माँ मेरे करीब आईं और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचना चाहा। मैंने उन्हें झटका देकर अलग कर दिया। गुस्से में मैं उठकर बाथरूम गया। कितनी इच्छा होती है कि गांव वैसा ही रहे। हमारी स्मृतियों में वह जैसा गुदा हुआ है। वहाँ कभी लोग बूढ़े ना हों, कभी हमारी जी हुई पगडंडियों पर हमारे ना होने की डामर ना बिछ जाए। जैसे ही मेरी टैक्सी गांव की सरहद में घुसी, मुझे मेरा शरीर भारी लगने लगा। मैंने अपनी शर्ट के कुछ बटन खोल दिए। यार सुनो, ज़रा एसी चालू कर दो। साहब, वह चालू है। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। टैक्सी मेरे मोहल्ले की तरफ बढ़ रही थी। मुझे कुछ सूरतें पहचानी हुई लग रही थीं, पर मुझे लगा सब लोग धूप में जले हुए हैं। तभी मैंने परायापन महसूस किया। अब मेरा गांव से कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं। 2 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो एक गुस्सा था इस गांव को लेकर। अब वह भी नहीं है। मैंने कहीं भी अपनी टैक्सी नहीं रोकी। मैं सीधा अपने घर की तरफ बढ़ा। माँ और मेरे संबंध में मेरा लिखा हुआ एक रक्त की तरह काम करता था।
जिसका संचार बहुत समय तक लगातार बना रहा। मैं शहर आ गया था। माँ से बहुत कहा कि चलो यहाँ क्या रखा है, मेरे साथ रहना, पर वह नहीं मानी। कहने लगी, मेरी उम्र यहीं कटी है, तू आते रहना और मैं भी आती रहूँगी। फिर तेरा लिखा पढ़ूँगी तो तू पास ही रहेगा। माँ मेरे साथ नहीं आई। कई साल बीत गए। बीच बीच में वह आती रहती, फिर उन्हें गांव वापस जाने की जल्दी लग जाती। मेरा जाना बहुत कम होता था। इसी बीच मेरा पहला कहानी संकलन अनकहा छपा। उस समय माँ मेरे साथ थी। बहुत खुशी थी उन्हें उस बात की। हम दोनों उस रात बाहर खाने गए थे। खाने के बीच में उन्होंने कहा, तुझसे एक बात कहनी है। बोलो माँ। तुम सोनी जी को जानते हो ना? हाँ, वह वकील थे ना? सोनी जी वकील थे। सब्जी बाजार के पास कहीं रहते थे। अब मुझे ठीक से याद नहीं। उनका एक लड़का था जो मेरे से बड़ा था। उससे मेरी कभी नहीं बनी। हम हमेशा आपस में लड़ लेते थे। उसके कारण मैं सोनी जी को भी बहुत पसंद नहीं करता था। हाँ, वही वकील। यह कहती ही माँ चुप हो गई। क्या हुआ उन्हें? नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। वह मेरे साथ रहना चाहते हैं। क्या मतलब? उनका तो अपना घर है। वह तो मैं कुछ आगे बोल पाता इससे पहले मैंने माँ का चेहरा पढ़ लिया, जिस पर उस रात की छाया थी जब उन्होंने कहा था कि बेटा, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? मैं डर गया, कहीं यह वही बात तो नहीं है। माँ बूढ़ी हो चुकी है। वह मेरी माँ है। पिताजी मेरे सपने में आते हैं। भले ही मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, पर मैं जानता हूँ मेरी माँ कौन है और मेरे पिताजी कौन हैं। पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में उबलने लगा। फिर मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं पसीने पसीने था। माँ बहुत देर तक मुझे कुछ कुछ समझाती रही, पर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। अगले दिन माँ वापस गांव चली गई। उस रात मैंने बाथरूम से लोहे की बाल्टी उठाई और उसमें अपने सारे लिखे को जला दिया। उस दिन की गर्मी मुझे अभी तक याद है। हाथ में बस वह कहानी संग्रह था, अनकहा, जिसके पहले पृष्ठ पर लिखा था, माँ के लिए। बहुत दिनों तक मुझे मेरे पिताजी के सपने आते रहे। मैं उनके बूढ़े चेहरे से पीलापन निकालता रहा। मैं उस पीलेपन की जड़ भी खोजना चाहता था, पर जड़ें कहाँ थीं, इसका उत्तर मैं कभी भी नहीं खोज पाया। खुद को बहुत समझाने पर भी मैं माँ शब्द के भीतर आज का समझदार आदमी नहीं घुसा पाया। मैं माँ का अकेलापन भी समझता था। उनकी सारी बातें सही थीं, पर मैं अलग ही इतिहास को जानता था, जिसमें माँ माँ की तरह होती है। मैंने उसके बाद कभी भी यह नहीं जानना चाहा कि वह कैसी हैं। मैं कभी कभी उनसे बात कर लिया करता था, बस। वह कैसे रह रही हैं, क्या हो रहा है, मैं अपने संवादों को वहाँ तक जाने ही नहीं देता था। मैंने चश्मा पहन लिया था, जिसमें जैसा और जितना मैं देखना चाहता था मुझे उतना ही दिखता था। चीज़ों के पीछे के सत्य में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस चश्मे का असर मेरे लिखने पर बहुत हुआ। मेरा लिखना लगभग छूट चुका था। जब भी कोशिश करता, चश्मा कहीं गायब हो जाता और उस चश्मे के बिना जो भी दिखता वह मेरी सांस की नली में कहीं फंस जाता। मैं पसीने पसीने हो जाता, घबरा कर घर से बाहर चला जाता, वापस दोस्तों के बीच अपना चश्मा पहन लेता। काम बहुत अच्छा चलने लगा था। मैं अपने ऑफिस में बुरी तरह व्यस्त हो चुका था। लिखने में दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कुछ ही समय बीता था कि जीवन एक ढलान पर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। एक घर खरीद लिया था। ऑफिस में ही एक लड़की थी जिससे घर सजाने की बातें होने लगी थीं। मैंने कभी कोई निर्णय नहीं किए। अधूरी पड़ी कहानियों के चक्कर में कब लिखना शुरू कर दिया पता ही नहीं चला। शहर आया तो किसी ने कहा कि लिखते रहना, पहले यह अच्छा काम मिल रहा है, उसे क्यों ठोकर मारते हो। मैंने काम कर लिया और लिखना कब का पीछे रह गया। माँ की सारी समस्या को मैंने बहुत पीछे अपनी सारी व्यस्तताओं में दबा कर रख दिया था। तभी गांव से मेरे कुछ दोस्तों के फ़ोन आने लगे। वह मुझसे सीधी बात नहीं करते थे। वह इधर उधर घुमाकर मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते। मैं बहुत समय तक बात समझा नहीं। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त सुधीर को फ़ोन लगाया। सुधीर मेरा एकमात्र दोस्त रह गया था गांव में। उसने मुझसे कहा कि तेरी माँ और सोनी जी साथ रहने लगे हैं। यह गांव के लिए बड़ी बात है।
पहले सब खुसफुसाहट में बात करते थे, पर अब लोग सीधा बोलने लगे और भी बहुत सी बातें उसने कहीं जिस पर मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे लगता है हम लोग इस बड़े महाकाव्य में व्यक्ति ना होकर महज शब्द हैं। वह मेरे लिए एक शब्द है, माँ, जिसकी परिभाषा मेरे खून में है। उस परिभाषा से अलग अगर वह व्यक्ति व्यवहार करता है तो वह व्यक्ति अपने शब्द की परिभाषा लांघ रहा है, जिसे कैसे सहन करना है मुझे कभी नहीं सिखाया गया। मैं भी एक शब्द हूँ, कोमपल। मैंने भी अपनी परिभाषा लांघी है। मैं कठोर रहा हूँ माँ शब्द के लिए, जबकि यह नाम उसने ही मुझे दिया था। मेरा गांव से कोई संबंध नहीं था, पर माँ का वहाँ उन लोगों के बीच इस तरह रहना बहुत कठिन था। मैं अब अपनी व्यस्तता के पीछे छिपकर नहीं बैठ सकता था। मुझे इसे सुलझाना ही था, किसी भी कीमत पर। बहुत सोचने पर मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि माँ को यहाँ ले आऊँगा, चाहे वह कुछ भी समझे। उन्हें अपने साथ रखूँगा। मैं पहली फ्लाइट से अपने गांव पहुंचा। गांव में घुसने से पहले मैंने सुधीर को गांव के बाहर वाले ढाबे पर बुला लिया। उससे कुछ देर बात करने पर पता चला कि माँ बहुत कम ही घर से निकलती हैं। सिर्फ सोनी जी बाजार में कभी कभार किसी को दिख जाते हैं। लोगों के लिए मसाला है, सबके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं चुपचाप सब सुनता रहा। फिर मैंने उसे बताया कि मैं माँ को अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसने कहा, यही सही है। कुछ देर की बात के बाद मैं सीधा अपने घर पहुँचा। दरवाज़ा सोनी जी ने खोला। अरे वाह, तुम आ रहे हो, तुमने बताया भी नहीं। सुनिए, देखिए कौन आया है, आपका कोपल। मैं सीधा भीतर चला गया। सोनी जी की तरफ बिना ध्यान दिए माँ पूजा वाले कमरे में लेटी हुई थी। मैं सीधा उनके पास गया, पैर छुए। बड़ी मुश्किल से वह अपने पलंग से उठ पाई। क्या हुआ माँ? वह बहुत दुबली हो चुकी थी, जर्जर काया, शरीर बहुत गर्म था। मैं उनके बगल में बैठ गया। रहने दीजिए, उठने की क्या ज़रूरत है? क्या हुआ है माँ? तभी मुझे सोनी जी की आवाज़ आई। वह दरवाजे पर खड़े थे। कई महीनों से इनकी ऐसी ही हालत है। डॉक्टर ने पूरी तरह बेड रेस्ट बोला है, पर यह मानती कहाँ है। मैंने कहा था कि तुम्हें बता दें या मैं तुम्हारे पास छोड़ आता हूँ, पर इन्होंने मना कर दिया। चाय पियोगे? कुछ देर चुप्पी बनी रही। मैं सुनी जी की आवाज़ अपने भीतर चबा रहा था। यह कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मेरी माँ कैसी है, कैसी नहीं? किचन में कुछ बर्तनों की खटखट सुनाई दे रही थी। भगवान के कमरे की खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी, उन्हीं दिनों की। घर बहुत साफ दिख रहा था। मैं कब से माँ से नहीं मिला हूँ, बहुत समय हो गया उनसे बात किए भी। काफ़ी समय बीत चुका था। माँ मुझे देख नहीं रही थी, वह मुझे निहार रही थी। कुछ लिखना शुरू किया? नहीं। मैं भीतर नाराज़गी लेकर आया था, जो कुछ माँ की हालत को देखकर पिघली थी, पर कड़वाहट बहुत सी थी, जिसकी वजह से जवाब तुरंत मुंह से निकल गया। तुम बाहर बैठो, मैं हाथ धोकर आती हूँ। माँ ने यह मुस्कुराते हुए कहा था, पर मैं समझ गया कि उन्होंने कुछ सूंघ लिया था। वह मेरी माँ थी। मेरे माथे के बल से समझ जाती थी कि भीतर क्या चल रहा है। मैं बाहर के कमरे में जाकर बैठ गया। सोनी जी मेरे लिए चाय ले आए और मेरे सामने आकर बैठ गए। उनसे संवाद मुश्किल थे, सो मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा था। अपने ही घर में मैं मेहमान की तरह बैठा था। कुछ देर में माँ बाहर आईं। अभी भी वह वैसी ही खूबसूरत थी, लंबी, तांबई रंग। सोनी जी ने उठकर उन्हें सहारा देना चाहा, पर माँ ने मना कर दिया। वह मेरी बगल में आकर बैठ गई। मुझे बाजार में कुछ काम है, मैं आता हूँ। सोनी जी स्थिति समझ चुके थे। वह जाने लगे। मैं सोनी जी के सामने संवाद नहीं करना चाहता था। मैंने उनकी तरफ एक बार देखा। वह सहमे से मेरे सामने बैठे रहे। ये घर के ही आदमी हैं, माँ ने कहा। माँ सीधी बात पर आना चाहती थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। माँ, मैं आपको लेने आया हूँ। हम आज शाम को साथ चल रहे हैं। मैंने फ़्लाइट टिकट भी बुक कर ली है आपके लिए। देखा आपने कितना प्यार करता है मुझसे ये। उन्होंने यह बात सोनी जी से कही। सोनी जी आधा लजाए आधा मुस्कुरा दिए। माँ, मैं टिकट भी बुक कर चुका हूँ। आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। कहाँ ले जाएगा मुझे? रख पाएगा अपने साथ? आप मेरी माँ हो, क्यों नहीं रखूँगा? माँ, जिससे शर्मिंदगी हो रही है। तू भागा हुआ आया ना? देखो माँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि देख,
तुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। बात बिगड़ गई थी। मैं कुछ देर चुप रहा। सोनी जी अपनी बगलें झाँक रहे थे। माँ सीधा मुझे ही देख रही थी। माँ ने फिर पूछा, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? माँ, आपको पता है यहाँ लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। इस उम्र में ये सब ठीक लगता है क्या? मैं बस और कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रहो बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।